नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान रजमानी। तो चुनावी घमासान हो गया, तारीखों का ऐलान। 46 दिन में 7 चरणों के चुनाव संपन्न हो जाएंगे, जिसकी ऐलान आज इलेक्शन कमीशन की तरफ से कर दिया गया है। 7 चरणों में लोकसभा के चुनाव संपन्न होने हैं। 46 दिनों के समय के अंतराल में कौन होगा देश का पीएम, किसके पास सत्ता होगी, इसका फैसला हो जाएगा। पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल को होना है, दूसरे चरण के चुनाव 26 अप्रैल को होने हैं। वही तीसरे चरण के चुनाव मई के महीने में होने हैं। 7 मई को तीसरे चरण का चुनाव होगा और 13 मई को चौथे चरण की जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगी। 5वें चरण का चुनाव 20 मई को होगा। इसके साथ ही छठे और 7वें चरण के चुनाव की तारीखों पर गौर करें तो छठे चरण का चुनाव 25 मई को होगा, जिसमें 57 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। और 7वें चरण का चुनाव 1 जून को होगा, जिसमें भी 57 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और मतगणना 4 जून को होगी। वोटिंग से लेकर यानी कि 19 अप्रैल से लेकर 4 जून तक 46 दिनों के समय के अंतराल में देश की जनता ये तय कर लेगी कि अगले 5 सालों तक देश की कमान किसके हाथों में होने वाली है, देश का अगला पीएम कौन होगा। 46 दिनों के अंदर ही पूरा फैसला हो जाएगा। 7 फेज में लोकसभा के चुनाव होने हैं। वोटिंग से लेकर नतीजे आने तक 46 दिन का समय लगेगा और लोकसभा के साथ ही 4 राज्यों आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के विधानसभा चुनाव की तारीखें भी आज जारी की गई हैं। ओडिशा में 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को वोटिंग होगी। बाकी 3 राज्यों में एक ही फेज में चुनाव होंगे। तो ओडिशा में कुल 4 फेज में वोटिंग होनी है, जबकि बाकी बचे 3 राज्यों में एक फेज में चुनाव होंगे। अरुणाचल और सिक्किम में 19 अप्रैल, आंध्र प्रदेश में 13 मई को वोट डाले जाएंगे और इन सभी के नतीजे 4 जून को घोषित हो जाएंगे। तो आगामी त्योहारों की वजह से बिहार में नामांकन दाखिल करने की जो तारीख है वो 20 मार्च और नाम वापसी की तारीख 2 अप्रैल है। रुक करेंगे प्रयागराज से पवन का, जो इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। पवन, देखिए आज तारीखों का ऐलान हो चुका है। 7 चरणों में चुनाव होने हैं। प्रयागराज की जनता कितना तैयार है, क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है और साथ ही साथ पार्टी कार्यालय के बाहर कैसी भीड़ है? बिल्कुल मुस्कान, देखिए जिसका पूरे देश को इंतजार था, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में लोकसभा चुनाव का मतदान हो रहा है। 46 दिनों में मतदान से मतगणना के बीच ये तय हो जाएगा कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। अगर हम तस्वीरों की बात करें तो प्रयागराज चूंकि पूरे विश्व में जाना जाता है कि राजनीति का यही से शुरुआत होती है, राजनीति की जो एक बड़ा गढ़ माना जाता है प्रयागराज। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके से, देखिए यहाँ पर बीजेपी जो कार्यकर्ता है उनको किस तरीके से आज के दिन का इंतजार था। और आज जब तारीखों का ऐलान हो गया तो ऐसे में साफ तौर पर जो तस्वीरें हैं वो दिखा रही है कि प्रयागराज के लोगों में लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरीके से तैयारियां और किस तरीके से लोग इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और यहाँ पे जो लोग, हम उनसे बातचीत भी करेंगे कि किस तरीके से आज तारीखों का ऐलान हुआ और किस तरीके से आने वाले दिनों में जब मतदान होगा तो किस तरीके के मुद्दे हैं, किस तरीके के लोग जो सोच लेकर जाके मतदान स्थल तक जाएंगे। क्या कहेंगे आप? जितना सोचा था, जितनी कल्पना की थी, उससे कहीं ज्यादा हमको मिल चुका है। भारतीय जनता पार्टी को मिल चुका है और देवतुल्य प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अब की बार 370 पार। बिल्कुल, आप देखिए तो अब आज तारीखों का ऐलान भी हो गया। पूरे देश को आज के इस दिन का इंतजार था और आप लोग भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी भी रहे हैं। किस तरीके से चुनौतियां हैं आने वाले चुनाव को लेकर? नहीं, हम लोगों की तैयारी तो सदैव रहती है। हम लोग सिर्फ दूल्हा ढूंढते, बारात मेरी हमेशा तैयार रहती है। तो ये आज आती कल आती इसकी कोई चिंता नहीं थी। हम लोग एकदम तैयार हैं। और आपका प्रश्न है कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री, तो कौन कौन नहीं बनेगा प्रधानमंत्री, इसको लेकर शीर्षक को करिए। प्रधानमंत्री तो तय है देश का और वो अभी कई बार रहेंगे, इसलिए हम लोग सब आश्वस्त हैं। तीसरी बार पुनः सरकार बनेगी और 400 पार इस बार। अब जिस तरीके से विपक्ष लगातार हमलावर है और आने वाले पीछे दिनों में अभी राहुल गांधी आए थे भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर, आपको क्या लग रहा है प्रयागराज में उसका कुछ असर देखने को मिलेगा? विपक्ष तो देखिए दो टर्म की सरकार हो गई और उनको विपक्ष का नेता नहीं मिल रहा है। आज तक नेता नहीं बना, तो आप समझ लीजिए विपक्ष में कितनी निराशा होगी। और पप्पू गप्पू फिर इकट्ठा हुए हैं, देखिए क्या करते हैं। 2017 आपने देखा था, पप्पू गप्पू दोनों साइकिल पे थे, कुछ हुआ कुछ नहीं। तो अब विपक्ष खत्म सा है
कितनी जल्दी खत्म हो, ये भारतीय जनता पार्टी, देश की जनता सब आशा कर लगाए हुए आशा भरी दृष्टि से देख रही कांग्रेस को कितनी जल्दी समाप्त होगी। आप देखिए रायबरेली से, अमेठी से पिछली बार बेटा भाग गया और अब की अम्मा भाग गई रायबरेली से। तो भागने का सिलसिला है कांग्रेस का, तो खत्म। लेकिन पवन देखिए भागने का सिलसिला जारी है, ये लगातार कार्यकर्ताओं का कहना है, लेकिन प्रयागराज से भी तो अभी तक बीजेपी ने अपने प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया। इसके पीछे की फिर क्या वजह मानेंगे ये? जी बिल्कुल, देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरीके से तारीखों का ऐलान होगा, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी या अन्य जो भी हम अगर अन्य पार्टियों की बात करें, लेकिन सबसे प्रमुख इसमें भारतीय जनता पार्टी के अभी तक प्रत्याशियों के जो नामों की घोषणा है वो तक नहीं हुई है। हालांकि इस पे कई तरीके के संशय है, लेकिन आने वाले दिनों में ये तस्वीरें भी साफ हो जाएंगी। हालांकि ये सबसे बड़ा सवाल है, लेकिन जिस तरीके से आने वाले 46 दिनों में ये तय होगा कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर लगातार जो कार्यकर्ताओं का उत्साह था, जो इंतजार था, वो आज कहीं न कहीं समाप्त हुआ और आज तारीखों का ऐलान होने के बाद कार्यकर्ता निश्चित रूप से पूरी तरीके से जमीन पर उतरकर इसको कार्य करेंगे और आने वाले दिनों में मतदान किस तरीके से होगा ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। और भी लोग बातचीत करेंगे, लेकिन लखनऊ से हमारे सहयोगी किरण बिस्वक मेरे साथ जुड़ चुके हैं। किरण, महज देखिए 46 दिनों के समय में ये तय हो जाएगा कि सत्ता की कुर्सी पर कौन बैठेगा, दिल्ली की उस बड़ी कुर्सी पर कौन बैठेगा। आज तारीखों का ऐलान हो चुका है, बीजेपी कार्यालय के बाहर की तस्वीरें कैसी है किरण? जी बिल्कुल मुस्कान, आपको बता दें लोकतंत्र के महापर्व की तारीखों का ऐलान हो चुका है। ऐसे में पार्टियों से ज्यादा उत्साह जनता के बीच है। ये वही जनता है जो तय करेगी कि केंद्र में कौन बैठने वाला है, कौन प्रधानमंत्री बनने वाला है। तो अब जनता से ही जान लेते हैं कि आखिर ये कौन से मुद्दों के साथ वोट देने जाने वाली है, कौन से मुद्दों के साथ वोट देने वाले हैं आप? देखिए, हम लोग विकास के मुद्दे पर वोट देंगे और समाजवादी पार्टी, जब माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने बहुत बड़ा विकास किया है, इसलिए हम लोग समाजवादी या इंडिया गठबंधन को वोट देंगे। 2024 में इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री बनेगा। मतलब इस बार भाजपा का सुपड़ा साफ होने वाला है? एकदम 100% सुपड़ा साफ होने वाला बा। इसलिए जनता इनको देख लिया, इन्होंने बोला था कि हमको दे दो 10 साल में हम आपको समृद्धि देंगे, मगर 10 साल में इन्होंने कहा कि आप भारत को कर्ज में डुबा दिया, भारत का बहुत सी कंपनियों को बेच दिया, निजीकरण कर दिया, रोजगार नहीं है, कोई शिक्षा नहीं है। जी सर, कौन से मुद्दों के साथ वोट देने वाले हैं इस बार? इनको जो बड़ी बड़ी बात करें, इनको यही नहीं पता कि इंडिया गठबंधन के पास अभी प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं है, इनका मुखिया नहीं है, ये किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे अभी तय नहीं। अभी इनकी पार्टी से लोग टूट कर अभी ये भूल गए कि अभी राज्यसभा की जब वोटिंग हो रही थी तो विधानसभा में किस तरीके से जय श्री राम के नारे इनके ही संयोजक, इनके सचेतक मनोज पांडे लगा रहे थे, अभय सिंह जैसे कद्दावर नेता। क्योंकि इन्होंने राम जी का दर्शन करने से मना कर दिया था। राम जी जो हमारे आदर्श है उनका दर्शन करने से मना कर दिया, अयोध्या जाने से मना कर दिया। तो ऐसे लोग पार्टी में घुटन महसूस करे तो उन लोगों का कहना था कि अब हमारी आत्मा जाग चुकी है और 24 का चुनाव मान्यवर को पता नहीं शायद कि राष्ट्र के धर्म पर आधारित है, राष्ट्रीयता पर आधारित है। तो जो राष्ट्र प्रेमी है, जो देश प्रेमी है, जो भारत को चाहते हैं कि विकास के पथ पर ले जाए, तो भारतीय जनता पार्टी के अलावा उनके पास कोई विकल्प ही नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी को वोट दे सके। जी, बताया जा रहा है कि विपक्ष के पास चेहरा नहीं है, इसलिए प्रधानमंत्री चेहरा ना होने की वजह से पीएम मोदी को ही दोबारा वोट दिया जाएगा, उन्हें प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं ना कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, तो उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में जनता को जानने का अधिकार, का सूचना का अधिकार खत्म कर दिया, कंपनी लॉ एक्ट में संशोधन कर दिया और आयकर में नियम में संशोधन कर दिया। तो ये प्रधानमंत्री जी पहले से भ्रष्टाचार करने के लिए इस कानून में संशोधन कर दिए। हम लोग सोचते थे हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत ही ईमानदार हैं। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद किरण इस खबर पर मेरे साथ जुड़ने के लिए। पवन लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। पवन, देखिए आपके आसपास और भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद है, उनकी तैयारियां कैसी है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करें। पवन, देखिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल अभी आपने भी पूछा था कि प्रयागराज में अभी तक दोनों लोकसभा की सीटों पर प्रत्याशियों का अभी तक नामकरण नहीं हुआ, ये नहीं तय हुआ कि कौन से प्रत्याशी होंगे और ये सबसे बड़ा सवाल है। हम बातचीत भी करेंगे। आप भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता है, हालांकि तारीखों का ऐलान हो गया और अभी तक प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई है, तो आप लोग किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इतना किया काम कि जो प्रत्याशी आएगा जीत का सेहरा उसके नाम, और हम लोग इसीलिए संकल्पित है कि सब जाओ भूल, याद रखो कमल का फूल। हम लोग कमल का फूल याद रखें, प्रत्याशी कोई है, हम लोग व्यक्तिवादी लोग नहीं है, हम लोग संगठन के कार्यकर्ता है,
राष्ट्र के कार्यकर्ता है, तो हम लोगों को सिखाया गया कि व्यक्ति तो आते जाते रहते हैं और संगठन सदैव रहेगा, इसलिए हम लोग संगठन के लिए काम करते हैं। जो आएगा उसको जिताकर उसको भेजेंगे। और देखिए और भी लोग हैं मुस्कान, हम इनसे भी बात करेंगे। और ये बीते कई वर्षों की अगर बात करें तो लगातार ये मतदाता जागरूकता अभियान चलाते हैं, लोगों को लगातार जागरूक करते हुए नजर आ रहे हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता है। आपसे सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि बीते कई वर्षों से आपने कई विभिन्न तरीके से लोगों को जागरूक करने का काम किया है और आज भारतीय जनता पार्टी इस मुकाम पर है, कहीं न कहीं उसके सूत्रधार भी आप बने हुए हैं। क्या कहेंगे, तारीखों का ऐलान हो गया, अभी तक प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हुई है, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी समझ माननीय मोदी जी हैं और कमल का फूल है। मोदी जी सब जो भी जिसको भी टिकट मिलेगी सब मोदी जी को देख के विजय करके सबको 470 सीटें जीत आके मोदी जी को सेहरा बनवाएंगे, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे माननीय मोदी जी। इसलिए यह प्रत्याशी की कोई बात नहीं है, प्रत्याशी सबको पता है कि मोदी जी हैं, मोदी जी के अलावा कोई प्रत्याशी नहीं है। बेशक व्यक्तिगत रूप से कोई नाम के लिए आ जाए क्षेत्र के लिए, मगर राष्ट्र का अगर कोई प्रत्याशी है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं और वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। इसलिए आम जनता को सब नरेंद्र मोदी दिख रहे हैं। और भी लोग, हम आपसे भी बात करेंगे किस तरीके से तैयारियां हैं आप लोगों की। आप तारीखों का ऐलान हो गया, आने वाले 46 दिनों में ये तय हो जाएगा देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, क्या तैयारियां आप लोगों की? देखिए, प्रधानमंत्री कौन होगा ये तय है, कौन कौन नहीं होंगे बात इस पे कर सकते हैं। रही तैयारी की बात, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी अपने काम के आधार पे जन जन तक अपनी योजनाओं को पहुंचाने के आधार पे सालों साल तैयारी में होती है। चुनाव की घोषणा होती है, उन्हीं चीजों पर अमल करना शुरू कर दिया जाता है। इसलिए हमको कोई विशेष तैयारी अलग से नहीं करनी होती। हमारे यहाँ इतना काम किया जाता है, हमारे शीर्ष नेतृत्व के लोग इस कदर इस संगठन को इस तरीके से मजबूत बनाए रखते हैं कि हम लोगों को विशेष तैयारी नहीं करनी पड़ती है। रही नाम की घोषणा, विचारण बड़ा गंभीर होता है, विश्लेषण होता है, विभिन्न पहलुओं पर हमारा शीर्ष नेतृत्व विचारण करने के बाद ही किसी नाम को भेजता है और नाम हमारे यहाँ जो शीर्ष नेतृत्व तय करके भेजता है। हमारा सिर्फ इतना काम होता है कि हम उसी नाम के इर्द गिर्द सारा कुछ मेहनत करके और प्रत्याशी को जिताते हैं, क्योंकि हमारा शीर्ष नेतृत्व परम आदरणीय मोदी जी है और हमारा निशान कमल का। बिल्कुल, देखिए मुस्कान, जितने भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उनका साफ तौर पर कहना है क्योंकि प्रयागराज की जो 2 सीटें हैं वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। हालांकि इस पे विचार चला, आने वाले दिनों में यहाँ प्रत्याशियों की घोषणा भी हो जाएगी और निश्चित रूप से आने वाले 46 दिनों में भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो जमीन पर उतरकर कार्य करेंगे। हालांकि इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी तरीके से आश्वस्त है कि आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। जी मुस्कान। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद पवन मेरे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। वापस किरण का रुख करेंगे, किरण मेरे साथ बनी हुई है। किरण, देखिए लखनऊ की लड़ाई दिलचस्प है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तीसरी बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। उनके सामने अगर हम वर्सेस की बात करें, वर्सेस की लड़ाई रविदास मेहरोत्रा के बीच देखने को मिल रही है। क्या लगता है, अब तो तारीखों का ऐलान भी हो चुका है, जनता किसके पक्ष में है? जी बिल्कुल मुस्कान, तारीखों का ऐलान हो चुका है और ऐसे में जनता भी तैयार है। देखिए, संसदीय क्षेत्र में आपके आमने सामने राजनाथ सिंह और रविदास मेहरोत्रा, तो फिर किस ओर जा रहा है, रुख किस ओर करना चाह रही है जनता इस बार? रविदास मेहरोत्रा के साथ, क्योंकि सपा ने काम किया है भाई उत्तर प्रदेश में, इसलिए उसके साथ जाना चाहते हैं। अभी आपने भाई साहब से पूछा था कि क्या कहते हैं किस मुद्दे पे जाएंगे, तो उन्होंने सीधे क्या बोला कि राष्ट्रवाद और राम के नाम पे। इनके पास कोई मुद्दे तो गिनाने के है नहीं, विकास के नाम के कोई मुद्दे है नहीं, बेरोजगारी का कोई मुद्दा है नहीं, शिक्षा का कोई मुद्दा है नहीं, क्योंकि सारे मुद्दे तो पहले उठा के जनता को बेवकूफ बना चुके हैं। तो दोबारा इनके पास मुद्दे कोई बचे ही नहीं है, तो इसीलिए राम के नाम पे वोट मांग रहे हैं। राम के नाम पे भीख मांगी जाती है, पहली बार सुन रहे हैं कि वोट भी मांगे जाते हैं। तो ये है जनता की राय। जी बिल्कुल, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। अब पार्टीज लगातार जनता को अपने फेवर में लाने की कोशिश कर रही हैं, तो आप किसके पक्ष में हैं? जो किसानों की बात करेगा, जो छात्रों के व्यापारियों की बात करेगा, ठेला खुमचा वाले की बात करेगा, जो लेबर मजदूरों की बात करेगा, उनकी आवाज उठाएगा, उनके विषय में सोचेगा, मैं उनको वोट दूंगा। लेकिन ये पार्टी जो है जुमलेबाज पार्टी, जो वर्तमान सरकार है यूपी गवर्नमेंट में और केंद्र सरकार में, ये जुमलेबाज पार्टी है। इन्होंने जब भी शोषण किया है तो सिर्फ ओबीसी और एसी के लोगों का शोषण किया है। पिछले चुनाव में विधानसभा में इन्हें कहा था कि मैं ओबीसी का मुख्यमंत्री बनाऊंगा। ओबीसी का मुख्यमंत्री न बना करके केंद्र के मुखिया बोले थे
बना दिए फॉरवर्ड मुख्यमंत्री। तो ओबीसी का इन्होंने 302 से जबरदस्त जो धारा लगती है, उन्होंने हत्या क्या ओबीसीओं के साथ, उत्तर प्रदेश के ओबीसी एससी के साथ किया है। अब मैं ओबीसी एससी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा कि इनको ऐसा धारा लगा दे कि चले जाए, फिर जहां के तहां चले जाए, फिर इधर न दिखाई दे। चलिए, खैर देखिए, किरण रही मिली जुली प्रतिक्रिया लोगों की, लेकिन आज इलेक्शन कमीशन ने साफ तौर पर कहा है कि हम निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, जबकि लगातार ये बड़े आरोप विपक्षी दल लगाते हैं कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहे हैं, चुनाव में धांधली हो रही है। लेकिन इस बार इलेक्शन कमीशन ने हर एक पुख्ता जानकारी दी है। किरण, ध्यान नहीं रखा। बिल्कुल मुस्कान सही कह रही है आप। इलेक्शन कमीशन ने साफ कर दिया है कि इस बार अगर वोटिंग में किसी भी तरह की धांधली हुई तो जो भी आरोपी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन आपने देखा कि किस तरह से जनता के मिले जुले रिएक्शंस हैं। एक और अगर कोई भाजपा के पक्ष में बोल रहा है, कोई कह रहा है कि भाजपा ने काम किया है, तो यहाँ पर जो हमें मिले जुले रिव्यूज मिले हैं, कुल मिलाकर के एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो कह रहा है भाजपा को इस बार केंद्र में नहीं बैठने देना है, वो परेशान हो चुके हैं, 10 साल में काम नहीं हुआ है। लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री ने जो वादा किया था वो तक पूरा नहीं हुआ है। इस बार युवा खास तौर पर बेरोजगारी को मुद्दा बना रहा है। और मुस्कान, आपको ये भी बता दें कि लगातार जो हम सवाल कर रहे थे राम मंदिर की जब से प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, लगातार ये सवाल चर्चा में था कि लोकसभा चुनाव में राम मंदिर मुद्दा बनेगा या नहीं, जनता किन आधारों पर वोट देगी। आपको बता दें लगातार यहाँ पर एक बहुत बड़े संख्या में जनता है जो बार बार राम मंदिर का जिक्र कर रही है। लोगों का कहना है कि भाजपा ने राम मंदिर दिया है और यूपी में राम मंदिर है, लिहाजा राम मंदिर के लिए तो भाजपा को वोट दिया ही जाएगा। लेकिन ये बात भी साफ है कि एक बड़ी संख्या ऐसी भी है जो साफ इनकार कर रही है, जिसका कहना है कि महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है। हमारे साथ और भी लोग हैं जिनसे हम बात करना चाहेंगे कि ये बताइए, इस बार 4 तारीखों का ऐलान भी हो चुका है, रक्षा मंत्री है और उनके सामने रविदास मेहरोत्रा है, तो वोट किसे देना है? देखिए, ये तो डिपेंड करता है, क्योंकि रविदास मल्होत्रा जी पहले लड़े थे और वो विधायक भी, अपोनेंट बीजेपी की लहर में भी सोचो वो जीते थे। लेकिन इस बार उन्होंने कोशिश कर ली है कि वो सांसद ही लड़ेंगे, तो कहने का मतलब बड़े कैंडिडेट के सामने उनको उतार दिया गया है। तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि देखिए राजनाथ जी वो केवल एक पार्टी के नेता नहीं है, वो ऐसे नेता है जो अपनी छांव में बहुत सारी पार्टियों को रखते हैं। तो मुझे नहीं लगता उनको हरा पाना मुश्किल है। देखिए, रविदास मल्होत्रा जी एक जमीनी नेता है जरूर, और वो स्वतंत्रता सेनानी भी है। और उत्तर प्रदेश में जब भी किसी भी गरीब की झोपड़ी उजारी जाती थी तो रविदास मल्होत्रा जी सड़कों पर उतरते थे और उन्होंने सभी जनता को लाभ दिलाने का भी उन्होंने काम किया था। और बात रही राजनाथ सिंह जी की, वो हमेशा दिल्ली में रहे। जब फीता काटना हुआ, जब कोई भी उनको पुल का उद्घाटन करना हो, तभी लखनऊ में दिखाई पड़ते हैं। उनका एक प्रोटोकॉल होता है, जनता अगर मिलना चाहे तो प्रोटोकॉल की वजह से जनता नहीं मिल पाती। और रविदास मल्होत्रा जी ऐसे प्रत्याशी हैं, वो लखनऊ के निवासी भी आप चाहे जब मिल सकते हैं। जी बिल्कुल। देखिए, लेकिन वाराणसी से हमारे साथ शैलेंद्र भी जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, अब चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है। प्रधानमंत्री तीसरी बार चुनावी मैदान में ही काशी से उतरे हैं, लेकिन उनके ऑपोजिशन में अभी तक किसी भी पार्टी ने कोई कैंडिडेट नहीं उतारा है। क्या लगता है, अब तो इलेक्शन कमीशन भी तैयार है, विपक्षी दल कितने तैयार है काशी में? देखिए, बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इस बार वाराणसी से जो है तीसरी बार लोकसभा प्रत्याशी बनाए गए हैं। बीजेपी के एक सिंबल के साथ साथ चुनाव लड़ेंगे यहाँ पे। और आपसे बताते चले कि वाराणसी जो रहा है ये बीजेपी का एक गढ़ रहा है। 2004 से 2009 के बीच की बातें की जाए तो राजेश मिश्रा कांग्रेस पार्टी से जो थे वो सांसद थे, जो अभी हाल फिलहाल में बीजेपी को ज्वाइनिंग कर लिए हैं। इसके साथ साथ आपसे बताते चले कि इसके बाद 2014 से 2019 का जो दौर था, उस समय कांग्रेस से अजय राय ने ताल ठोकी थी। उसके साथ साथ 2019 के बाद अगर बातें की जाए तो 2019 लोकसभा चुनाव में अजय राय यहाँ पे कैंडिडेट थे कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पे, और समाजवादी पार्टी से शालिनी यादव थी, मगर शालिनी यादव भी बीजेपी ज्वाइनिंग कर चुकी हैं। तो अब ऐसे में कौन कैंडिडेट उतरेगा, ये तो अभी देखने वाला बड़ा दिलचस्प मामला होगा। समाजवादी पार्टी ने सुरेंद्र पटेल को अभी हाल फिलहाल में टिकट की घोषणा की थी, मगर जो अलायंस, जो गठबंधन जो हुआ विपक्ष पार्टी का जो है,
तो उसमें सुरेंद्र पटेल का अभी जो जिस तरीके से जो नाम जो चल रहा था अभी कुछ अभी सामने नहीं आया, मगर जो अभी कैंडिडेट उतारे जाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी से चुनाव लड़ने के लिए, वो जरूर कोई अपने आप में दमखम रखने वाला व्यक्ति होगा। इसकी एक कयास एक उम्मीदें लगाई गई है, चूंकि वो सीधा मुकाबला प्रधानमंत्री से लड़ेगा, यहाँ पे चुनावी रण में उतरेगा यहाँ पे। और इसके साथ साथ आपसे बताते चला कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लड़ेंगे चुनाव, जो जिनके चेहरे पे अगर बातें की जाए तो जनता जनार्दन वोट दे रही है। बिल्कुल, देखिए लेकिन शैलेंद्र, हम इस बात का तो जिक्र लगातार कर रहे हैं क्योंकि ये खबर आज की सुर्खियों में लगातार बनी हुई है कि तारीखों का ऐलान हो चुका है। काशी की जनता का क्या मूड है, कितनी तैयार है वो लोकतंत्र के इस पर्व को मनाने के लिए? देखिए, बताते चले कि लोकतंत्र का जो ये पर्व है ये काफी उत्साहित है। मैं इस वक्त मौजूद हूं नदेसर के गैराज के पास, जहां पे बाबा भीमराव अंबेडकर जी द्वारा जो सबको अधिकार मिला, मौलिक अधिकार मिला, वोट का अधिकार जो मिला, जो अपने हक और हुकूक की बातें कर सके। तो मैं ऐसे जगह पे मौजूद हूं इस समय जहां पे कारखाना है और यहाँ पे वर्कर भी हैं और जहां पे तमाम लोग काम करने के लिए आए भी हुए हैं और जानते हैं कि इनका मूड और मिजाज किस तरीके का है। क्योंकि किसी भी एक व्यक्ति, चाहे वो करोड़पति हो या फिर एक सामान्य सा कोई अपना जीविकोपार्जन करने के लिए पैसा कमाने वाला व्यक्ति हो, उसके एक वोट की कीमत बराबर ही होती है। यह एक अधिकार मिला है संविधान के माध्यम से। और इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं और जानते हैं कि किन मुद्दों के साथ लोग वोट करेंगे। जी, पहले आपका नाम हम जानना चाहेंगे। फिरोज है। देखिए फिरोज जी, अगर बातें की जाए प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, किस तरीके से आप लोग यहाँ पे वोटिंग करेंगे, किस मुद्दों के साथ वोट करेंगे, यहाँ पे किन मुद्दों के साथ आप लोग वोट करेंगे यहाँ पे? तो कुछ काम वगैरह हुए हैं यहाँ पे, क्या नजर आता है आपको? कुछ लोग कैमरे के सामने बोलने से बचते हैं, कुछ लोग नहीं बोलते हैं, लेकिन देखिए शैलेंद्र, लगातार काशी की जनता का विकास हो रहा है, ये दावे लगातार किए जाते हैं। बदलते हुए काशी को पूरे देश भर ने देखा है, तो क्या इस बार की जनता बदलते हुए काशी के नाम पर वोट डालेगी क्या? देखिए, हम बताते चले कि जिस तरीके से जो जनता का मूड मिजाज है, कुछ लोग नहीं बोल पाते हैं कैमरे पे और इसके बाद कुछ और भी लोग मौजूद हमारे साथ। पहले आपका नाम जानना चाहेंगे हम। ईश्वर कुमार पांडे। जी, अगर बात की जाए तो किन मुद्दों के साथ आप चुनाव में इस बार वोटिंग करेंगे यहाँ पे? जी, देखिए बहुत बड़ा पर्व है, लोकसभा का चुनाव है, तो यहाँ पे स्थानीय मुद्दे तो होते ही हैं, साथ साथ राष्ट्रीय मुद्दे भी होते हैं। तो मेनली जो जहाँ तक जनता का सवाल है, तो पब्लिक महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा तो रहता ही है। और चुनाव होते होते आखिरी में ईवीएम का जिन्न भी बाहर आ जाता है, तो मेन मुद्दा ईवीएम तक सिमट जाता है। तो जहां तक हो सके निष्पक्ष और स्पष्टता के साथ चुनाव संपन्न हो, हम लोग यही चाहते हैं। तो पांडे जी, देखिए जिस तरीके से आपने बताया कि निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, क्या इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे वर्कर हैं, यहाँ पे कारीगर भी हैं। एक वोट का जो अधिकार जो मिला है संविधान में, उसका प्रयोग करेंगे महापर्व जो है, तो किन मुद्दों के साथ जाएंगे वोट करने के लिए आप लोग? भाई, हमारा मुद्दा तो मेन रोजगार का है जी। रोजगार से ही सब कुछ हम लोगों का है। और इस वक्त कुछ रोजगार जो है, पता नहीं क्या पॉलिसी की वजह से या क्या गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से कुछ रोजगार कम हुए हैं जी पहले से। अब क्या है कि कहाँ से हो रहा है, इसको गवर्नमेंट को देखना चाहिए। जो भी गवर्नमेंट आए उससे हम लोगों के लिए, कोई चाहे वो कांग्रेस की गवर्नमेंट हो और चाहे वो बीजेपी की गवर्नमेंट हो, अन्यथा कोई भी हो, उससे हम लोगों को चाहिए सिर्फ रोजगार। इस वक्त रोजगार में काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं हम लोगों को। अब देखिए, हम लोग के बच्चे बड़े हो गए हैं, हम लोग को पढ़ाने लिखाने में दिक्कत हो रही, काफी स्कूल की फीसें महंगी हो गई हैं, काफी दवाइयाँ महंगी हो गई हैं, खाने पीने की चीजें महंगी हो गई हैं और काम धाम के हिसाब बहुत ज्यादा इस समय खराब कर रहा है। ठीक है, तो जिससे प्रधानमंत्री जो लगातार बात कर रहे हैं, यहाँ पे बनारसी साड़ी की बातें रही हैं यहाँ पे का, इसके साथ साथ यहाँ पे कॉरिडोर की बातें रही, रिंग रोड फेज 1 फेज 2 फेज 3, इसके साथ साथ यहाँ पे पावर इंटीग्रेटेड जो यहाँ पे जो समस्या जो उसको सॉल्व किया गया, अमूल जैसे प्लांट लगे यहाँ पे। तो क्या ये मुद्दों के चुनाव होंगे या फिर मतलब की काम पे वोटिंग पड़ती है? देखिए, शुरू से तो मेन मुद्दों पे ही चुनाव होते थे हमेशा, लेकिन लास्ट में आते आते ये कॉरिडोर, ठीक है कॉरिडोर हमारे बनारस की एक शान है, अच्छी चीज है, लेकिन मेन जो बनारस का जो कारोबार था, मेन क्या था बताइए? बनारसी साड़ी, वो इस वक्त किस कगार पे पहुंचा हुआ है जी। भाई ठीक है, टूरिस्ट प्लेस तो बनी रहा है, टूरिस्ट प्लेस पे हर किसी को रोजगार नहीं मिलेगा ना। रोजगार तो आप इस टाइप का क्रिएट कीजिए कि जो हर आम आदमी को मिले। हम लोग वर्कर है ना, हम मैकेनिक हैं, मैकेनिक के लिए गाड़ी वाले जब आते हैं तो वो गाड़ी बनवाते हैं, उनका काम है। अगर कोई काम हो कंपनी का, ठेकेदारी का, किसी भी, जब उनको काम नहीं मिलेगा तो हम लोगों को भी काम नहीं मिलेगा, वो काम अपने आप ब्रेक हो जाता है ना। तो ऊपर से ही काम सारा ब्रेक हुआ है। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं
वो गड़बड़ा रही है, तो नीचे का भी काम गड़बड़ा जा रहा है। देखिए जिस तरीके से चूंकि जो मत का जो प्रयोग करेंगे, तमाम अगर बातें की जाए, जो रोजी रोजगार जो करने वाले हैं, अपने हाथ के हुनर से जो कार्य करते हैं, वो लोग वोट करेंगे और तमाम मुद्दे अलग होते हैं। जरूरी नहीं है कि जो संपन्न परिवार के जो लोग हैं उनकी मेंटेलिटी एक अलग होगी, उनके सोच एक अलग होंगे, उनको रिंग रोड और कॉरिडोर हो सकता है कि भा रहा हो, पर कुछ ऐसे भी यहाँ पे कारीगर यहाँ पे मौजूद होंगे जो अपने 2 जून की रोटी कमाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। वो उनके मुद्दे एक अपने अलग होंगे, तो अलग अलग मुद्दों के साथ लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट देने जाएंगे तो कुछ लाजमी है कि विकास को सर्वोपरि रखेंगे। धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए शैलेंद्र। तो देखिए चुनावी माहौल दिलचस्प हो चुका है क्योंकि तारीखों का ऐलान हो चुका है और सियासी पारा और जबरदस्त तरीके से हाई हो चुका है, और इन्हीं सियासी पारे के चढ़ने के साथ ही जो जनता है वो भी अब रोमांचक हो गई है, क्योंकि आज इलेक्शन कमीशन ने भी कहा कि लोकतंत्र के उभरते हुए रंग हम इस लोकसभा चुनाव में देखते हैं, क्योंकि चुनावी त्योहार है और हमारे भारत देश में कोई भी चुनाव त्योहार से कम नहीं होता और इस त्योहार में रंग उभरते हुए नजर आते हैं। तो होली के त्योहार की थोड़ी कल्पना की गई है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। वही हर इलेक्शन एक नया इम्तिहान होता है। आज चुनाव आयोग की तरफ से यह भी कहा गया और चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि जो भी चुनाव है, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, एक नया टेस्ट होता है, एक नई परीक्षा होती है, चाहे वो सियासी दल हो चाहे वो चुनाव आयोग हो। और इस चुनाव आयोग की जो परीक्षा जिसका जिक्र इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है, उस परीक्षा में कौन पास होता है और कौन फेल होता है या किसकी बैक लगती है, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि अब तारीखों का ऐलान हो चुका है। हर एक पार्टी और हर एक पार्टी के दिग्गज नेता अब एक ही मंच पर आ गए हैं। 46 दिन के अंदर अंदर सब तय हो जाएगा कि अगले 5 साल देश को क्या मिलने वाला है, अगले 5 साल देश के सत्ता पर कौन काबिज होने वाला है और देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। 46 दिनों के अंतराल में ये सभी तय हो जाएगा। तो इसके लिए प्राइम टीवी अपने दर्शकों से और सभी वोटर्स से यही अपील करता है कि जब 5 साल के बाद आपको मौका मिला है तो अपना दिमाग खोलकर अपने मत का इस्तेमाल करें, क्योंकि 5 साल के बाद आपके पास ये मौका होगा कि आप विकास को सर्वोपरि रखेंगे या फिर जाति के नाम पर वोट देंगे। तो चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है, चुनावी शंखनाद हो चुका है और अब हर एक पार्टियां इस चुनावी मंच में उतर चुकी हैं और जनता भी पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी और मुझे दे इजाजत। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। हरी कृपा रामबाण तेल इस्तेमाल करने का क्या प्रभाव पड़ा? मैम हमने टीवी पे ऐड देखा रामबाण तेल का, तो उसको मैं बच्चों से कह के मंगवाया। मेरे घुटनों में दर्द काफ़ी देरों से रहती थी, फिर उसको मैं 10-15 दिन इस्तेमाल किया। उसके बाद मेरे को काफ़ी राहत महसूस हुई। कामकाज में, भाग दौड़ में मेरा काफ़ी ठीक ठाक रहा। अब उससे हमको बहुत ज़्यादा राहत है। मैं मार्केटिंग का काम अपने आराम से कर लेता हूँ। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर।